Welcome dear students. Now in this video lecture we will be talking about light reaction. हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, और हमने लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में कंपैरिजन भी की थी। हमने ये भी देखा था कि डार्क रिएक्शन, भले ही वर्ड डार्क उसमें आता है, बट दैट डजंट मीन कि वो डार्क कंडीशन में कैरी आउट होती है। वह भी लाइट रिएक्शन की तरह ही लाइट वाली कंडीशन में ही कैरी आउट होगी। सो लेट अस सी लाइट रिएक्शन. Light reaction is again of two types, non-cyclic reaction and cyclic reaction. तो देखिए, नॉन साइक्लिक रिएक्शन इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो फिर से उसी जगह पर नहीं आते। ठीक है, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए फोटो सिस्टम 2 से, तो फिर बाद में वो फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाएंगे और बाद में उन इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं वो फिर से रिटर्न नहीं आते। हालांकि साइक्लिक रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं वे बाद में फिर से उसी जगह पर आ जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली ये साइक्लिक रिएक्शन चलते रहेगी। हम कंपैरिजन कर लेते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन में। नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर इन्वॉल्व। फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों भी इन्वॉल्व रहते हैं। हालांकि साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व रहता है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट होगी एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में। राइट, इट इज कैरिड आउट इन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। और साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट होती है एप्रेस्ड एज वेल एज नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में। occurs in appressed as well as non appressed मेम्ब्रेन। यहां पर नॉन साइक्लिक रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। साइक्लिक रिएक्शन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन तभी होगा जब फोटोसिस्टम 2 काम करेगा, और फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड रहता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में हमें टोटल 3 एटीपी मिलेंगे एंड 2 NADPH मिलेंगे, और इन्हीं को आगे जाकर डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो प्रोड्यूस होते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन में और यूज होते हैं कहां पर? डार्क रिएक्शन में। साइक्लिक रिएक्शन के केस में सिर्फ 2 एटीपी ही प्रोड्यूस होंगे, सिर्फ 2 एटीपी ही प्रोड्यूस होंगे इन केस ऑफ साइक्लिक रिएक्शन। वहां पर NADH NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा। This is basic difference between non-cyclic and cyclic reaction. Now let us talk about non-cyclic reaction. Non-cyclic reaction को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन निकाली है, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है स्ट्रोमा
और ये है थैलेकॉइड का ल्यूमेन, राइट, दिस इज ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है फोटोसिस्टम 2, दिस इज P680। राइट, दिस इज फोटोसिस्टम 2 P680। और नीचे प्रेजेंट है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स दो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है, जिससे 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव प्लस एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जिसका इवोल्यूशन हो जाएगा। और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दो दो की बैच में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, पीछे 2 बच जाएंगे। ठीक है, ये दिए जाते हैं टायरोसिन जेड को, टायरोसिन जेड, टायरोसिन रेसिड्यू ऑफ फोटोसिस्टम 2। ठीक है, तो ये टायरोसिन जेड अब 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसको, P680 को, फोटोसिस्टम 2 को। ना फोटोसिस्टम 2 के ऊपर इंसिडेंट होती है रेड लाइट, राइट, रेड लाइट इंसिडेंट होती है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम 2 में है वो एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होके अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे, विच इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन ए की तरफ, और प्लास्टोक्यूनोन ए से अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन बी की तरफ। प्लास्टोक्यूनोन बी 4H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके प्लास्टोक्विनोन BH2 भी बना सकता है। ठीक है, तो आप सिंपली इतना याद रखो कि ये 4H पॉजिटिव ले भी सकता है, और 4H पॉजिटिव ये स्ट्रोमा में भेज भी सकता है, यानी कि स्ट्रोमा से ले सकता है और फिर से स्ट्रोमा को वापस दे सकता है। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन BH2 भी प्रोड्यूस हो सकता है, प्लास्टोक्विनोन बी से प्लास्टोक्विनोन BH2। लेकिन हालांकि ज्यादा डिटेल में ना देखते हुए हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि प्लास्टोक्विनोन बी 4H पॉजिटिव ले भी सकता है और वो फिर से रिटर्न दे भी सकता है स्ट्रोमा में। ठीक है, अब बारी आती है आगे जाकर साइटोक्रोम B6F की। साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो स्ट्रोमा से अब इलेक्ट्रॉन, सॉरी, स्ट्रोमा से अब 4H पॉजिटिव आयंस, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं साइटोक्रोम B6F से, तो ऐसे केस में स्ट्रोमा से 8H पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ आते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 2H पॉजिटिव आयंस मूव होंगे अंदर के साइड में थ्रू साइटोक्रोम B6F। ठीक है, तो अगर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, दो दो की बैच में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 8H पॉजिटिव टोटल माइग्रेट करेंगे फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। ठीक है, तो ये कपल्ड रिएक्शन है। कपल्ड रिएक्शन मतलब कि पहली रिएक्शन हो गई तो दूसरी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज कपल्ड रिएक्शन।
ठीक है, तो पहली रिएक्शन में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पास हुए साइटोक्रोम B6F से। जैसे ही B6F से इलेक्ट्रॉन पास हुए तो इलेक्ट्रॉन का पासिंग कपल्ड है दूसरे इवेंट के साथ, विच इज ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो हमें पता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 H पॉजिटिव माइग्रेट करने वाले हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 8 H पॉजिटिव माइग्रेट करेंगे, राइट। अब आगे जाकर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं प्लास्टोसाइनिन को, जो कि ल्यूमेन में प्रेजेंट रहता है, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल रहता है, राइट। नाउ प्लास्टोसाइनिन से अब P700 को दिए जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। P700 दैट मीन्स फोटो सिस्टम 1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब किसको दिए जाएंगे? फोटो सिस्टम 1 को। और फोटो सिस्टम 1 अब्सॉर्ब करता है फार रेड लाइट। तो फोटो सिस्टम 1 अब अब्सॉर्ब करेगा फार रेड लाइट को। जैसे ही फार रेड लाइट अब्सॉर्ब किया है फोटो सिस्टम 1 ने, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और आगे जाकर A0 या A0 नाम के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। A0 के बाद A1, मतलब कि A0 के बाद A1, उसके बाद आयन सल्फर X, FeSX, देन आयन सल्फर A, देन आयन सल्फर B, आयन सल्फर B, और आयन सल्फर B के बाद अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दिए जाएंगे फेराडॉक्सिन को, एंड दैट फेराडॉक्सिन इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, राइट। नाउ फेराडॉक्सिन के पास अब वो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं जो फोटो सिस्टम 1 से एक्साइट हुए हैं। अब फेराडॉक्सिन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन या उसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको यूज करता है फेराडॉक्सिन रिडक्टेज, FNR, फेराडॉक्सिन रिडक्टेज। ये क्या करता है? फेराडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और उनको कन्वर्ट कर देता है, हम कहेंगे अटैच कर देता है NADP के साथ, जिससे 2 NADPH बन जाए, ठीक है, 2 NADPH बन जाए। तो फाइनल जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो है फेराडॉक्सिन, और जो पहला एक्सेप्टर है वो है फियोफाइटिन। Pheophytine is the first electron acceptor and ferredoxin is the last electron acceptor. तो फेराडॉक्सिन के पास के 2 इलेक्ट्रॉन को फेराडॉक्सिन रिडक्टेज ने 2 NADP को दे दिया, जिससे अब 2 NADPH बन गए हैं, और ये 2 NADPH कहां पर यूज होंगे? डार्क रिएक्शन में, राइट। देन अब यहां पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहां पर हम देख सकते हैं कि 4H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। there are 4H पॉजिटिव आयंस along with 8H पॉजिटिव आयंस जो स्ट्रोमा से अब आएंगे, आ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल 4H पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव, टोटल 12H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है ल्यूमेन में। अब ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, ठीक है, ये माइग्रेट करेंगे फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा थ्रू ATP सिंथेज, ठीक है, ATP सिंथेज के थ्रू ये मूव करेंगे।
तो जैसे ही एटीपी सिंथेस के थ्रू ये मूव करेंगे तो एटीपी के अंदर जो मोटर प्रेजेंट रहती है वो घूमेगी, और अगर एटीपी के अंदर की एटीपी सिंथेस के अंदर की मोटर अगर घूमी तो वो एक हाथ से एडीपी पकड़ेगा, दूसरे हाथ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पकड़ेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एटीपी में। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा वह एटीपी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने नॉन साइक्लिक रिएक्शन में देखी। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 8H पॉजिटिव स्ट्रोमा टू ल्यूमेन माइग्रेट करेंगे फ्रॉम साइटोक्रोम B6F। ठीक है, और यहां पर H पॉजिटिव आयंस फिर माइग्रेट करेंगे बैक टू स्ट्रोमा फ्रॉम ल्यूमेन थ्रू एटीपी सिंथेस। दिस इज एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस के थ्रू फिर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तब एटीपी सिंथेस की मोटर घूमेगी, और मोटर घूमने की वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला के एटीपी बन जाएगा। तो टोटल 4H पॉजिटिव आयंस की वजह से एक एटीपी बनेगा। तो हमारे पास 12H पॉजिटिव आयन थे, तो टोटल एटीपी कितने बनेंगे, 3 एटीपी बनेंगे। ठीक है, 3 एटीपी बनेंगे। देन चलो यहां तक समझ में आया सबको। देन यही डायग्राम को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। यहां पर हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को एडजस्ट किया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ साइकिल आर अरेंज्ड according to redox potential values। हर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की अपनी अपनी रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू, और उसके हिसाब से ही इनको अरेंज किया गया है। एप्सिलॉन एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल को, और रेडॉक्स पोटेंशियल की वजह से यह साइकिल जेड शेप में अरेंज हो चुकी है। ठीक है, जिगजैग शेप है, देयरफॉर उसको हम जेड साइकिल भी कहते हैं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन को हम जेड साइकिल भी कहते हैं। अब ये जेड कहां से बना, आप देखो यहां से, ये ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसा जेड बना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर देखोगे तो जेड जैसा दिखेगा। तो फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पर अच्छे से हमने रिप्रेजेंट किया है कि रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को यहाँ पर अरेंज किया है। तो वाटर स्प्लिट होता है, और वाटर से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर स्प्लिट होने की वजह से प्रोड्यूस हुए। तो अब फोटो सिस्टम P680 दैट इज फोटो सिस्टम 2 रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, और रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो वाटर की तरफ से आए थे, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। और P680 अब एक्साइटेड स्टेट में हमने दिखाया है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एस्टर वाला साइन है, दैट रिप्रेजेंट्स दैट द गिवन मॉलिक्यूल इज इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, जो आगे जाकर हम देखेंगे, और फिर बाद में यह P700 के पास जाएंगे। ठीक है, P700 फिर फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और इलेक्ट्रॉन्स अब एक्साइट होके P700 अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉन NADP को दिए जाएंगे, जिससे NADPH बन जाए। तो ये हमारा फाइनल एक्सेप्टर था। हालांकि ये जो डायग्राम है ये थोड़ी ओवरव्यू है, इससे डिटेल हमने ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, तो थाइलाकॉइड रिएक्शन में क्या क्या हुआ है? थाइलाकॉइड रिएक्शन में क्या क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADP, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, NADP का रिडक्शन हुआ है, ATP का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसी चीजें हुई है थाइलाकॉइड रिएक्शन में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट फोटोसिस्टम 2। तो फोटोसिस्टम 2 एक मल्टी सबयूनिट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, और वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन अ मल्टी सबयूनिट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इसके सराउंडिंग में, फोटोसिस्टम 2 के सराउंडिंग में क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट रहता है, राइट, कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट रहेंगे। तो क्लोरोफिल ए के अंदर फोटोसिस्टम रहता है, क्लोरोफिल ए के सराउंडिंग में क्लोरोफिल बी भी रहते हैं, उसके सराउंडिंग में कैरोटीनॉइड भी रहते हैं। मतलब कि यूनिवर्सल पिगमेंट विच इज सराउंडेड बाय एसेसरी पिगमेंट। तो ये सब मिला के एक क्वांटाजोम तैयार होता है, जिसको हम मल्टी सबयूनिट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और P680 को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर के हिसाब से भी पहचाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर। दो प्रोटीन D1 एंड D2, D1 एंड D2 प्रोटीन आर बाउंड टू फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 के साथ D1 एंड D2 प्रोटीन बाउंड रहते हैं, राइट। जब P680 लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वह वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को वह वाटर से पुल करता है। P680 वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली वाटर स्प्लिट होने के लिए हेल्प हो रही है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट फोटो ऑक्सीडाइज्ड P680 attracts electron from water splitting complex, which in turn pulls electron from water। ठीक है, P680 इलेक्ट्रॉन वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से एब्जॉर्ब अट्रैक्ट करता है, और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर से एब्सॉर्ब करेगा। तो इट इज लाइक, सपोज ये P680 है, इसको डायग्रामेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज
ये पिक 680 है और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है और ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करता है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करता है? P680। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इन शॉर्ट इफेक्ट ओवरऑल ये है कि वाटर को स्प्लिट होने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। दिस imperfect pulling causes splitting of water। वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है बिकॉज P680 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से। तो आप सिंपली ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी देख ली है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर। ठीक है, तो ये P680 से फिर इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, क्योंकि P680 के ऊपर कौन गिरने वाली है? रेड लाइट। तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और P680 को अपने एक्साइटेड स्टेट में लेकर चले जाएंगे, जिसको हम एस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक सबको समझ में आया? देन फियोफाइटिन। P680 के बाद हमने देखा था फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इज अ मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल in which central atom is H positive ion instead of Mg डाई पॉजिटिव ion। तो फ्योफाइटिन ये एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए है। मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए जिसमें सेंटर में मैग्नीशियम नहीं, ठीक है, सेंटर में मैग्नीशियम नहीं, सेंटर में प्रेजेंट है H पॉजिटिव आयंस। यहां पर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर Mg डाई पॉजिटिव एब्सेंट है तो Mg डाई पॉजिटिव का एब्सेंस इसको कलरलेस बनाता है। ठीक है, Pheophytine is regarded as primary acceptor of Z scheme। Z scheme मतलब कि Z cycle, that is non cyclic light reaction। प्राइमरी एक्सेप्टर कहा जाएगा फियोफाइटिन को। ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है, फियोफाइटिन। तो ये
क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव आयंस रहते हैं तो वहां पर H पॉजिटिव आयन हो गए, तो इसकी वजह से अब ये क्लोरोफिल ए नहीं, ये फियोफाइटिन हो चुका है। फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ जेड स्कीम। P680 के बाद यही रहता है। अब उसके बाद आता है प्लास्टोक्यूनोन। दो प्लास्टोक्यूनोन फोटोसिस्टम 2 के साथ बाउंड रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं फियोफाइटिन से। Two plastoquinone are bound to photosystem 2 and receives electron from pheophytin. pheophytin से इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो प्लास्टोक्यूनोन में दो वैरायटी है हमारे पास, ठीक है। पहली वैरायटी है प्लास्टोक्यूनोन ए, which is tightly associated or bound to D1 प्रोटीन, D1 प्रोटीन के साथ टाइटली एसोसिएटेड रहता है। दूसरा है प्लास्टोक्यूनोन बी, which is loosely bound to D1 प्रोटीन, D1 प्रोटीन के साथ लूजली बाउंड रहता है। तो इसीलिए D1 फोटो ऑक्सीडाइजेबल है। फोटो ऑक्सीडाइजेबल मतलब कि इसको डैमेज किया जा सकता है, ठीक है। यहां पर D2 करो, एक करेक्शन करो, प्लास्टोक्विनोन ए के साथ D2 प्रोटीन एसोसिएटेड रहता है और प्लास्टोक्विनोन बी के साथ D1 प्रोटीन एसोसिएटेड रहता है। तो ए के साथ 2, बी के साथ 1। तो जो D1 प्रोटीन है वह लूजली एसोसिएट होने की वजह से यह फोटो ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब कि इसका फोटो डैमेज हो सकता है। और अगर D1 प्रोटीन का फोटो डैमेज हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी। हमने फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस देखा था कि अगर हाईलाइट इंटेंसिटी है और प्लांट का फोटोसिंथेसिस बनते वक्त ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स बन रहे हैं, फोटोसिंथेसिस होते वक्त ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे केस में फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए D1 प्रोटीन को डैमेज किया जाता है। और अगर D1 प्रोटीन डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। अब कितनी भी हाईलाइट इंटेंसिटी हो, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। देन प्लास्टोक्यूनोन के साथ मैग्नीज एसोसिएटेड रहते हैं। टू मैग्नीज आयंस एसोसिएटेड रहेंगे प्लास्टोक्यूनोन के साथ। तो प्लास्टोक्यूनोन का जो रिडक्शन है वो तो 5 स्टेप्स में होता है, लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम सिंपली ये देखेंगे कि प्लास्टोक्यूनोन बी एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग फ्रॉम प्लास्टोक्यूनोन ए। प्लास्टोक्यूनोन ए से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा प्लास्टोक्यूनोन बी, जिसकी वजह से अब प्लास्टोक्यूनोन बी डाई निगेटिव हो जाएगा। अब आगे जाकर यह स्ट्रोमा से 2H पॉजिटिव आयंस लेगा, जिसकी वजह से अब वह PQBH2 बन जाएगा, दैट इज प्लास्टो हाइड्रोक्यूनोन। प्लास्टो हाइड्रोक्यूनोन
प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन एसोसिएट होगा, सॉरी प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन प्रोड्यूस होगा बाय एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव आयंस। अब देखिए ये जो H पॉजिटिव आयन लिए गए हैं वो स्ट्रोमा से लिए गए हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। H पॉजिटिव आयंस कहां से लिए गए हैं? स्ट्रोमा से लिए गए हैं। तो स्ट्रोमा का पीएच इंक्रीज होगा, और स्ट्रोमा का अगर पीएच इंक्रीज होगा तो डार्क रिएक्शन में काम करने वाले एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। मतलब कि लाइट रिएक्शन एक्टिव हो गई तो वो पीएच लोअर डाउन कर रही है स्ट्रोमा का, जिसकी वजह से अब स्ट्रोमा में प्रेजेंट डार्क रिएक्शन वाले एंजाइम भी एक्टिव हो जाएंगे। अपटेक ऑफ H positive ions by plastoquinone results into increase in pH of stroma. pH nearly equal to 8, and this is necessary for activation of enzymes involved in dark reaction। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनको एक्टिवेट होने के लिए अल्कलाइन पीएच रिक्वायर्ड है। तो जब लाइट रिएक्शन चलती है तब प्लास्टोक्विनोन बी यह स्ट्रोमा से 2 H पॉजिटिव आयन लेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोमा का पीएच इंक्रीज होगा। क्योंकि स्ट्रोमा का H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो H पॉजिटिव आयन डिक्रीज होने की वजह से जो पीएच है वह इंक्रीज हो रहा है, और पीएच इंक्रीज होने की वजह से अब जो भी एंजाइम्स डार्क रिएक्शन में काम करते हैं वे एक्टिव हो जाएंगे। आई बात समझ में? Then let us talk about cytochrome B6F. Cytochrome B6F is made up of two cytochrome B6 and one cytochrome F. Cytochrome B6 is a type B heme and cytochrome F is type C heme. दोनों मिला के साइटोक्रोम B6F बनता है। तो we can say that cytochrome B6F is a large multi-subunit protein with several prosthetic groups. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ये ऐसे ग्रुप है जो एंजाइम के साथ टाइटली एसोसिएटेड रहते हैं। टाइटली एसोसिएटेड विथ एंजाइम, एंजाइम के साथ टाइटली एसोसिएटेड रहते हैं। साइटोक्रोम B6F also contains 2 iron, 2 sulfur, 2 histidine and 2 cysteine। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से कलेक्टिवली साइटोक्रोम B6F को
रिस्के आयन सल्फर प्रोटीन भी कहते हैं। रिस्के आयन सल्फर प्रोटीन। और साइटोक्रोम B6 में कैरी आउट होती है क्यू साइकिल। क्यू साइकिल क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम B6F के थ्रू फ्लो करते हैं, तब इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो, सपोज ये साइटोक्रोम B6 है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ H पॉजिटिव आयंस की एंट्री कपल्ड रहती है, और इसी को हम क्यू साइकिल कहते हैं, राइट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड H positive ion through cytochrome B6F complex is nothing but Q cycle. Cytochrome B6F ये एक इमोबाइल प्रोटीन है, जो कि सेपरेट करता है फोटोसिस्टम 2 को फोटोसिस्टम 1 से। फोटोसिस्टम 2 को फोटोसिस्टम 1 से सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोक्रोम B6F। क्लियर? Then let us talk about plastocyanine. Plastocyanine is a small water soluble diffusible protein present in lumen. ल्यूमेन में यह प्रेजेंट रहेगा। इसके पास Cu डाई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहता है, मतलब कि कॉपर प्रेजेंट रहता है इसके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से प्लास्टोसाइनिन का ब्लू कलर आता है। और सिंस ये मोबाइल नेचर का है, मतलब कि डिफ्यूज हो सकता है, तो ये कनेक्ट करता है फोटोसिस्टम 2 को फोटोसिस्टम 1 के साथ। फोटोसिस्टम 2 को फोटोसिस्टम 1 के साथ यह कनेक्ट करेगा। और खास बात यह है कि प्लास्टोसाइनिन ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं बनता, वह न्यूक्लियस से एनकोड होके आता है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए रहेगा या जीन रहेगा, जहां से कंप्लीट प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, और फिर बाद में साइटोप्लाज्म से वह टारगेट किया जाएगा क्लोरोप्लास्ट की तरफ, राइट। इट इज एनकोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए। कुछ एल्गी में प्लास्टोसाइनिन एब्सेंट रहता है, उसके जगह साइटोक्रोम C काम करता है। इन सम एल्गी and blue green algae, that is cyanobacteria, plastocyanine is absent and cytochrome C is present,
depending upon availability ऑफ कॉपर। अगर कॉपर रहा तो प्लास्टोसाइनिन काम करेगा, अगर कॉपर नहीं रहा तो फिर काम करेगा कौन? साइटोक्रोम सी। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट P700 और फोटोसिस्टम 2। सॉरी, फोटोसिस्टम 1। दिस इज अ लार्ज मल्टी सबयूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अगेन। ठीक है, एंड इट इज बाउंड टू PSAA एंड PSAB प्रोटीन। PSAA एंड PSAB प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है, एंड इट रिसीव्स फार रेड लाइट फार रेड लाइट को यह अब्सॉर्ब करेगा, राइट। देन इसके बाद बारी आती है A0 की। तो A0 एक अगेन मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जो कि फोटोसिस्टम 1 से रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन। फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन को यह रिसीव करता है। फिर बारी आती है A1 की। A1 इज नथिंग बट विटामिन के, विटामिन के और फाइलोक्यूनोन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करेगा। देन FeSX, जिसको हम आयन सल्फर प्रोटीन कहेंगे, कभी कभार इसको A2 के नाम से भी पहचाना जाता है। फिर अब बारी आती है FeSA एंड FeSB की। तो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। ऑफ फोटोसिस्टम 1। कुछ इस तरीके से अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा, विच इज फेराटॉक्सिन। फेराटॉक्सिन is a polar, that is water soluble and small type of FeS protein, right, and it is also a terminal electron acceptor of Z scheme। तो पहला कौन है? फियोफाइटिन। और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फेरोडॉक्सिन। फिर बात करते हैं FNR के बारे में, विच इज नथिंग बट फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज।
ferredoxin NADP reductase, which is an external protein attached to thylakoid membrane. थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ यह अटैच रहता है। तो इसका फंक्शन क्या रहता है, ये फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेगा, NADP को देगा, जिससे अब NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फेरोडॉक्सिन से यह इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, NADP को यह इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे अब NADPH बन जाए। ये किसका काम है, FNR का काम। ठीक है, और यही NADPH फिर बाद में कहां पर यूज होता है, डार्क रिएक्शन में। एंड दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब कि अपने आप होने वाली, और ये अपने आप होने वाली रिएक्शन ऑलवेज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रहती। ठीक है, देन तो जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट होती है तो क्या क्या होता है, जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट होती है तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन में बोथ PS2 एंड PS1 काम करते हैं, जो रिस्पेक्टिवली रेड एंड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे या रिसीव करेंगे। PS2 वाटर से लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स लेगा और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके वह इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बना देगा उसको, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, जिससे कि उन इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी को एट द एंड NADP को दिया जाएगा और NADP को NADPH में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर है वो वाटर है और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, वाटर से आए हैं, वाटर स्प्लिट होने के बाद, और फाइनली इलेक्ट्रॉन गए कहां पर है एट द एंड, NADP के पास, राइट, NADP के पास गए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन PS1 एंड PS2। अब ये डायग्राम आपको अच्छे से निकालनी है, कोशिश करो कि ये सबसे सिंपल से सिंपल निकालो डायग्राम। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन PS2 एंड PS1, दैट मीन्स कि कभी कभार PS2 जरूरत से ज्यादा एक्साइट हो जाता है और ज्यादा काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से PS1 स्लो हो गया, PS2 फास्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पर सपोज PS2 प्रेजेंट है, ये PS1 प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और ये बेचारा अपनी स्पीड से काम कर रहा है। इसकी स्पीड 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा था, और PS1 भी 2 इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट कर रहा था। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ज्यादा लाइट मिलने की वजह से PS2 यह 6 इलेक्ट्रॉन सपोज पर सेकेंड एक्साइट कर रहा है, तो यहाँ पर तो स्पीड 2 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन की बैच आएगी तो 4 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, जिसकी वजह से फिर
जो ओवरऑल प्रोसेस है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि PS2 ज्यादा काम कर रहा है और PS1 कम काम कर रहा है। तो ऐसे केस में PS2 को रोका जाएगा कि तुम ज्यादा काम मत करो क्योंकि PS1 के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आ रही है बात समझ में? अंडर नॉर्मल कंडीशन PS2 and PS1 works at same speed, सेम स्पीड से काम करेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ज्यादा लाइट आने की वजह से PS2 ज्यादा एक्साइट हो जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को दिए जाएंगे और रिड्यूस प्लास्टोक्विनोन फिर बाद में PS1 के पास एक्युमुलेट होता जाएगा। समटाइम्स PS2 gets more excited, जिससे कि more electrons are given to plastoquinone, and this results into accumulation of reduced plastoquinone to photosystem 1। तो फोटोसिस्टम 1 के पास ज्यादा से ज्यादा प्लास्टोक्विनोन आके एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में PS1 रिड्यूस्ड ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। अंडर सच कंडीशन PS1 remains reduced and do not release its electron। अगर PS1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करवाएगा तो आगे जाकर फेराडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो अगर फेराडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो आगे जाकर NADP का कन्वर्शन NADPH में नहीं होगा। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि PS2 को थोड़ा सा शिफ्ट किया जाता है या उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी लो डाउन की जाती है। ठीक है। सो अंडर सच कंडीशन थाइलाकॉइड arrange themselves because attraction is present between PS2 and PS2 and LHC2 LHC2। LHC2 LHC2 के बीच में एंड PS2 PS2 के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से थैलाकॉइड एक दूसरे को थैलाकॉइड खुद को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रही होगी लेकिन हालांकि इस डायग्राम में इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। देखो यहां पर ध्यान दो, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि फोटो सिस्टम का एक्सेस एक्साइटेशन हो रहा है। ठीक है। फोटो सिस्टम का एक्सेस एक्साइटेशन तब होगा जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी। तो जब ज्यादा एक्साइटेशन होता है फोटो सिस्टम 2 का तो उस केस में काइनेज नाम का एंजाइम काम करेगा जो कि LHC2 को फॉस्फोराइलेट कर देगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो जो LHC2 पहले यहां पर प्रेजेंट है अब वो यहां पर फॉस्फोराइलेटेड है। राइट। LHC2 फॉस्फोराइलेटेड है। तो ये फॉस्फोराइलेटेड LHC2 अब माइग्रेट करता है कहां पर, इस एरिया में, मतलब कि एप्रेस्ड, सॉरी नॉन एप्रेस्ड वाले एरिया में।
देयर इज माइग्रेशन ऑफ फॉस्फोराइलेटेड LHC2 ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेट हो चुका है LHC2 तो वो निगेटिवली चार्ज हो गया, तो निगेटिवली चार्ज होने की वजह से अब उनको रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से LHC2 इधर की तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है, नाउ LHC2 जो माइग्रेट हुआ है वह अलोंग विथ PS1 माइग्रेट हुआ है, मतलब कि सॉरी PS1 तो पहले से ही यहां पर था, PS1 LHC2 माइग्रेट हुआ है PS1 के पास, और फिर LHC2 अपने पास की जो एनर्जी है वो PS2 को देता है, सॉरी PS1 को देता है। LHC2 अपने पास की एनर्जी PS1 को देता है, मतलब कि यहां पर एनर्जी ज्यादा हो गई, तो यहां से LHC2 फॉस्फोराइलेट होके PS1 के पास गए और अपने पास की एनर्जी उनको दी, फिर जब वो डीफॉस्फोराइलेट होंगे तो वो फिर से यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, डीफॉस्फोराइलेट होंगे तो वो फिर से यहां पर आ जाएंगे। ये देखिए यहां पर डीफॉस्फोराइलेट हो गए LHC2, तो फिर से वह आ गया PS2 के पास। ठीक है, तो ये PS2 है, ये PS1 है, और उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है LHC2। ठीक है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है LHC2। तो LHC2 जो PS2 के साथ एसोसिएटेड है, वह अगर जरूरत से ज्यादा एक्साइट हो जाए तो LHC2 के ऊपर काइनेज एक्टिविटी होती है, LHC2 फॉस्फोराइलेट होगा, और फॉस्फोराइलेट होने की वजह से अब LHC2 माइग्रेट करेगा PS1 के पास, और PS1 को अपने पास की एनर्जी या हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो फिर बाद में उसके ऊपर फॉस्फेटेज की एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से LHC2 का डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, और LHC2 अगर डीफॉस्फोराइलेट हो गया तो वो फिर से अपनी जगह पर आएगा जहां पर वो पहले PS2 के पास प्रेजेंट था। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर LHC2 PS2 से PS1 के पास जा रहा है फॉस्फोरेटेड फॉर्म में, और डीफॉस्फोरेटेड फॉर्म में PS1 से फिर से PS2 के पास आ रहा है। तो ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वह हेल्प करता है लाइट रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से होने की वजह से, होने के लिए। आई बात समझ में? तो इसके ऊपर से हमें समझ में क्या आ गया कि जब LHC2 डीफॉस्फोराइलेटेड रहेगा, सपोज पहले फॉस्फोराइलेटेड लिख लेंगे, कोई बात नहीं, तो वो परफॉर्म करता है माइग्रेशन, और माइग्रेशन परफॉर्म करते हुए किसके पास जाता है, वो PS1 के पास, तो एनर्जी किसको देगा, PS1 को। ठीक है, और अगर LHC2 डीफॉस्फोराइलेट हो गया तो वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आएगा, और अब एनर्जी किसको देगा, PS2 को। तो ज्यादा एनर्जी होगी PS2 के पास, तो वो एनर्जी लेकर LHC2 PS1 के पास चला जाएगा, PS1 को एनर्जी दे दी तो फिर से PS2 के पास वापिस आ जाएगा। तो इस डायग्राम का हमने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट साइक्लिक रिएक्शन। तो हमने नॉन साइक्लिक रिएक्शन को तो देख ली, अब हम बात करते हैं साइक्लिक रिएक्शन के बारे में, जो कि नॉर्मल कंडीशन में कैरी आउट नहीं होती। ये कैरी आउट होती है हायर प्लांट्स में, ग्रीन एल्गी में, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में।
और ये एक ऑप्शनल साइकिल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि चलेगी ही चलेगी, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही चलेगी। साइक्लिक रिएक्शन की शुरुआत होती है फोटोसिस्टम 1 से, मतलब कि P700 से। तो P700 एब्जॉर्ब करेगा फार रेड लाइट को, फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व किया है P700 ने। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, दीज आर एक्सेप्टेड बाय A1 विच इज अ विटामिन के। A1 से इलेक्ट्रॉन अब A2 की तरफ जाएंगे और A2 से अब इलेक्ट्रॉन A3 की तरफ जाएंगे। A1 is nothing but vitamin K, phyloquinone. A2 is iron sulfur protein, FASX, and A3 is a P430 protein. It is a P430 protein. Now this A3 will be given to ferredoxin sulfur, FDS, जो कि दो इलेक्ट्रॉन को देगा फेराडॉक्सिन को, राइट, फेराडॉक्सिन। अब ये फेराडॉक्सिन मूव करता है साइटोक्रोम B6F के थ्रू। और साइटोक्रोम B6F मतलब कि ये देखिए, ये है साइटोक्रोम B6 एंड दिस इज साइटोक्रोम F। तो ये मिला के हो गया साइटोक्रोम B6F। तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन के पास इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए, प्लास्टोक्यूनोन के पास। लेकिन डायरेक्टली प्लास्टोक्यूनोन के पास गए क्या, नहीं, उन्होंने माइग्रेट किया साइटोक्रोम F के थ्रू और साइटोक्रोम B6 के थ्रू। साइटोक्रोम F एंड साइटोक्रोम B6, कलेक्टिवली साइटोक्रोम B6F। तो जब इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम B6 के थ्रू माइग्रेट होते हैं, तो इंडिविजुअली यहां पर 4H पॉजिटिव आयंस, कितने, 4H पॉजिटिव आयंस, और यहां से भी 4H पॉजिटिव आयंस, ऐसे मिला के टोटल 8H पॉजिटिव आयंस माइग्रेट करेंगे फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। स्ट्रोमा टू ल्यूमेन उन्होंने माइग्रेट कर लिया। प्लास्टोक्यूनोन के पास अब आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोक्यूनोन यह 2H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके, स्ट्रोमा से 2H पॉजिटिव आयन लेके वह कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्यूनोन H2 में, PQH2। और यही PQH2 अगेन प्लास्टोक्यूनोन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है बाय अगेन रिलीजिंग दैट 2H पॉजिटिव आयंस। तो जो 2H पॉजिटिव आयंस लिए हैं वो वापस भी कर दिए जाएंगे। लेकिन जब प्लास्टोक्विनोन H2 2H पॉजिटिव आयंस को वापस करता है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो उसने पहले लिए हैं वो भी रिलीज करेगा, एंड दैट 2 इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाय FeSX प्रोटीन, और सिंपली FeS प्रोटीन, आयन सल्फर प्रोटीन। इस आयन सल्फर प्रोटीन से अब जो इलेक्ट्रॉन है वह जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट है यहां पर। दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये अंदर से जा रहे हैं।
आप ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसा भी दिखा सकते हो। तो दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास दे दिए गए, जिससे कि अब ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से इसको दिए जाएंगे P700 को। तो उन दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिर से फार रेड लाइट गिरेगी, जिससे P700 एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन को देगा A1 को। तो आप देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स P700 से एक्साइट हुए हैं वो फिर से इलेक्ट्रॉन, वो फिर से P700 के पास आ गए। तो एक साइक्लिक रिएक्शन जैसा यहां पर हमको आइडिया आ रहा है। टोटल H पॉजिटिव आयन जो एंटर किए हैं, दीज आर नथिंग बट 8 H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, 8 H पॉजिटिव आयंस। और 8 H पॉजिटिव आयंस एंटर करने की वजह से अब ये H पॉजिटिव आयन कहां से जाएंगे, एटीपी सिंथेज के थ्रू जाएंगे, राइट। ये माइग्रेट करेंगे थ्रू एटीपी सिंथेज। ठीक है, एटीपी सिंथेज के थ्रू ये माइग्रेट करेंगे। दिस इज एटीपी सिंथेज। तो जब ये 4H पॉजिटिव प्लस 4H पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन्स मूव करेंगे एटीपी सिंथेज के थ्रू, तो एटीपी सिंथेज की मोटर घूमेगी, जिसकी वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 4H पॉजिटिव आयन की वजह से अगर एक एटीपी बन रहा होगा, तो 8H पॉजिटिव आयंस की वजह से कितने एटीपी बनेंगे, दो एटीपी बनेंगे, राइट। तो दिस इज नथिंग बट साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक रिएक्शन को डिस्कवर किया गया था फ्रैंकल ने। फ्रैंकल से डिस्कवर हुई थी साइक्लिक रिएक्शन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। चलो ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। ओके, नाउ जनरली cyclic reaction is not operated because in cyclic reaction only two ATP are produced. तो साइक्लिक रिएक्शन को कैरी आउट होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि साइक्लिक रिएक्शन तभी कैरी आउट हो सकती है जब फोटोसिस्टम 2 का इनिबिटर प्रेजेंट है। अगर फोटोसिस्टम 2 का इनिबिटर प्रेजेंट है मतलब कि फोटोसिस्टम 2 इनिबिटेड रहेगा, तो बचा कौन, फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 ये नॉन साइक्लिक में काम ना करते हुए साइक्लिक में काम करेगा, क्योंकि नॉन साइक्लिक में अगर काम करना हो तो फोटोसिस्टम 1 भी रिक्वायर्ड रहता है, फोटोसिस्टम 2 भी रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन अगर फोटोसिस्टम 2 का इनिबिटर प्रेजेंट है जिसने फोटोसिस्टम 2 को इनिबिट कर दिया है, तो फोटोसिस्टम 2 तो वहां पर काम करने वाला नहीं है, काम करने वाला एक ही है, फोटोसिस्टम 1। तो वो साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट करेगा। व्हेन photosystem 2 inhibitor is present, फोटोसिस्टम 2 के इनहिबिटर्स जब प्रेजेंट रहेंगे तभी जाकर साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट होगी। व्हेन लाइट मोर देन 673 नैनोमीटर इज गिवन, जब लाइट 673 नैनोमीटर से ज्यादा
दी जाएगी तब फोटो सिस्टम 1 काम करेगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 अब्सॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को। और हमने देखा है कि फोटो सिस्टम 2 जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा, वह तभी करेगा जब उसके पास 680 नैनोमीटर की लाइट आएगी। लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ बढ़ती है। तो अगर सपोज ये प्लांट है और इस प्लांट को हमने 673 नैनोमीटर की लाइट दी, तो इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट फोटो सिस्टम 2 के पास पहुंचते पहुंचते लाइट अब मोर देन 680 नैनोमीटर की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 682 नैनोमीटर की होगी। तो फिर ऐसे केस में 682 नैनोमीटर को फोटो सिस्टम 2 कहां से अब्सॉर्ब करेगा? ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 680 नैनोमीटर वाली लाइट को अब्सॉर्ब करने की, लेकिन अब जो लाइट फोटो सिस्टम 2 के पास पहुंच रही है इट इज मोर देन 680। तो फिर ऐसी लाइट को अब्सॉर्ब करता है कौन? फोटो सिस्टम 1, जिसकी कैपेसिटी है 700 नैनोमीटर तक लाइट को अब्सॉर्ब करने की। ठीक है, तो जब लाइट देते हैं मोर देन 673 नैनोमीटर की, तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही काम कर सकता है, तो साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट होगी। When NADPH accumulates and there is need of ATP only, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में एटीपी भी प्रोड्यूस होते हैं और NADPH भी प्रोड्यूस होते हैं। अब सपोज NADPH इतना प्रोड्यूस हो गया कि वो अब एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो NADPH जैसे जैसे एक्यूमुलेट होगा वैसे वैसे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को रीच करेगा, एंड दैट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADPH परफॉर्म करेगा फीडबैक इनिबिशन। बहुत सारा NADPH प्रोड्यूस हो चुका है क्योंकि कंटिन्यूअसली नॉन साइक्लिक रिएक्शन शुरू है। तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन कंटिन्यूअसली शुरू है तो कंटिन्यूअसली एटीपी भी सिंथेसाइज होंगे और NADPH भी सिंथेसाइज होंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा NADPH प्रोड्यूस होने की वजह से अब NADPH खुद नॉन साइक्लिक रिएक्शन को इनिबिट कर देंगे, फिर बाद में साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट होगी। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोसिस सेल, PS2 एब्सेंट रहता है। PS2 एब्सेंट रहेगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हेटेरोसिस सेल में। हेटेरोसिस सेल काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फिलामेंटस एल्गी, बात कर रहे हैं हम हेटेरोसिस्ट सेल के बारे में या सिंपली हेटेरोसिस्ट के बारे में। फिलामेंटस एल्गी मतलब कि ऐसी एल्गी जो ऐसे ब्रांचेस में प्रेजेंट रहती है, और ये फिलामेंटस एल्गी ग्रीन एल्गी है। दिस इज अ फिलामेंटस green algae. This filamentous green algae is having some specialized cells known as heterocyst cells. अगर हमने इस एरिया को थोड़ा सा जूम किया, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे सेल्स दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दो सेल्स
ग्रीन कलर के हैं। these आर ग्रीन इन कलर। और इनकी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉर्मल थिकनेस वाली लग रही है, मतलब कि थिन लग रही है। और जो बीच का सेल है, इट अपियर्स टू बी नॉन ग्रीन इन कलर, राइट, इट इज नॉन ग्रीन इन कलर। और अगर इस सेल की मेम्ब्रेन भी हम ऑब्जर्व करें तो यह मेम्ब्रेन हमको थिक दिख रही है एज कंपेयर टू दीज टू सेल्स, राइट। इन दो सेल्स के कंपैरिजन में बीच वाले सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमको थिक लग रही है, एंड दिस सेल इज नथिंग बट हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के अंदर फोटोसिस्टम 2 को डिग्रेड कर दिया जाएगा। फोटोसिस्टम 2 इज डिग्रेडेड। फोटोसिस्टम 2 डिग्रेड किया जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि PS2 अगर डिग्रेड हो गया तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी काम नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा तो O2 लिबरेशन भी नहीं होगा, राइट, मतलब कि O2 का इवोल्यूशन नहीं होगा। और अगर O2 का इवोल्यूशन नहीं होगा तो नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम एक्टिव रहेगा। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनहिबिटेड रहेगा, मतलब कि नाइट्रोजिनेज इज वेरी मच सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन। नाइट्रोजिनेज के आसपास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन हेट्रोसिस सेल जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशलाइज रहते हैं, इनमें फोटोसिस्टम 2 को डिग्रेड करने की वजह से ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होता, और ऑक्सीजन लिबरेट ना होने की वजह से नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। साथ ही साथ रेड एल्गी एंड बंडल शीथ सेल में रेड एल्गी एंड बंडल शीथ सेल में which are present in C4 plant, रेड एल्गी दैट मीन्स रोडोफाइसी, और C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल्स, इनमें एप्रेस्ड मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट रहना चाहिए, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 कहां पर प्रेजेंट रहता है, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में। तो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में जो फोटोसिस्टम 2 है वह एब्सेंट होने की वजह से इनमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा। फोटोसिस्टम 2 ना रहने की वजह से इनमें फोटोसिस्टम 1 ही काम कर पाएगा, और वह साइक्लिक रिएक्शन कैरी आउट करेगा। ठीक है, इस ग्रीन एल्गी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट। देन let us talk about some experiment for presence of two photosystem। देखिए, प्लांट्स में दो फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, ये पता करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए गए, और इन एक्सपेरिमेंट्स में इनिबिटर यूज किए गए। इनिबिटर जो किसी ना किसी चीज को इनिबिट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे PS2 के इनिबिटर, और फिर बाद में देखेंगे PS1 के इनिबिटर। PS2 के इनिबिटर जो प्लास्टोक्यूनोन ए से प्लास्टोक्यूनोन बी की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देते, मतलब कि प्लास्टोक्यूनोन ए के बाद इलेक्ट्रॉन को वो खुद ले लेते हैं,
प्लास्टोक्विनोन बी की तरफ नहीं जाने देते, तो प्लास्टोक्विनोन ए और बी के बीच में इनिबिशन करते हैं PS2 के इनिबिटर, जैसे कि सम यूरिया डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल CMU and DCMU. CMU, that means chlorophenyl dimethyl urea. DCMU, that is dichlorophenyl dimethyl यूरिया, इसको हम मोनोयूरोन भी कह सकते हैं और इसको डाईयूरोन भी कह सकते हैं। तो यूरिया डेरिवेटिव्स भी इनिबिटर PS2 के इनिबिटर की तरह काम कर सकते हैं। नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स भी इनिबिटर की तरह काम कर सकते हैं। नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे कि ट्राइअजाइन, फॉर एग्जांपल ट्राइअजाइन में सीमाजाइन एंड एट्राजाइन इंक्लूडेड रहते हैं। और यूरेसिल डेरिवेटिव्स जैसे ब्रोमासिल and isosil, these are nothing but uracil derivatives that inhibit photosystem 2. Now let us talk about inhibitors of photosystem 1. P700 से लेकर फेरोडॉक्सिन तक जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं पर इनिबिशन कर सकते हैं फोटोसिस्टम 1 के इनिबिटर्स। ठीक है, जैसे कि पैराक्वेट एंड डायक्वेट। Paraquat and diquat, these are two inhibitors of photosystem 1, जो कि फेरोडॉक्सिन आने के पहले ही इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ऊपर अटैच कर देंगे या खुद इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। ठीक है, दे रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स present before फेरोडॉक्सिन, जिसकी वजह से अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन। these are the inhibitors of photosystem 1 and photosystem 2, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दो फोटोसिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, एक है फोटोसिस्टम 2 एंड दूसरा है फोटोसिस्टम 1, क्योंकि दोनों को इनहिबिट करने की वजह से फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन स्टॉप हो रही है। क्लियर? Now let us talk about red drop effect. रेड ड्रॉप इफेक्ट ये तब ऑब्जर्व किया गया था जब इमर्सन और लेविस ने 675 नैनोमीटर की मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्लांट के ऊपर गिराया और देखा कि फोटोसिंथेसिस के रेट में कमी आई है। तो इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा गया।
इमर्सन एंड लेविस gave monochromatic light of 675 nanometer to the plant and observed a decreasement in rate of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के रेट में डिक्रीजमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि 675 नैनोमीटर की लाइट दी। अब 675 नैनोमीटर की लाइट जैसे जैसे ट्रेवल करेगी, यह आगे जाकर 600 एंड वी कैन से 680 नैनोमीटर की हो जाएगी। फिर वो और आगे ट्रेवल करेगी एंड इट विल सरपास 680 नैनोमीटर। तो फिर जब वह 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो गई, तब जाकर वह फोटो सिस्टम 2 के पास पहुंची। अब फोटो सिस्टम 2 तो 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और जो लाइट आ रही है, सपोज नाउ इट इज 685 नैनोमीटर, राइट। तो ऐसे केस में जो फोटोसिंथेसिस हुआ है वो सिर्फ PS1 की वजह से हुआ है। फोटो सिस्टम 2 नॉन फंक्शनल होगा क्योंकि उसके पास 685 नैनोमीटर की लाइट आ रही है। उसको चाहिए 680 नैनोमीटर की लाइट और पहुंच रही है 685 नैनोमीटर की लाइट, मतलब कि उसका एब्जॉर्प्शन वाला एरिया से 5 नैनोमीटर ज्यादा। तो फिर ऐसे केस में PS2 नॉन फंक्शनल रहेगा। तो कौन काम करेगा? ओनली PS1 काम करेगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। जब दोनों मिलके काम करेंगे तभी जाकर फोटोसिंथेसिस का रेट सही रहेगा। अब दोनों में से एक ने काम करना छोड़ दिया तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट ने एमर्सन ने क्या किया, 3 प्लांट लिए। इन 3 प्लांट को हम सपोज 3 सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर 3 अलगी के सेल्स भी ले सकता है वो, प्लांट के अलावा। तो सिंपली हम समझते हैं कि 3 ग्रीन सेल्स लिए। उन्होंने ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंट क्या किया है उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे रिजल्ट्स और उनके रिजल्ट सेम आने चाहिए। वो अगर प्लांट ले रहे हैं और हमने सिर्फ ग्रीन सेल्स ले लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 3 ग्रीन सेल्स लिए, या इमर्सन ने 3 ग्रीन सेल्स लिए, जिसके ऊपर सिर्फ रेड लाइट डाली, एक के ऊपर सिर्फ रेड लाइट डाली, दूसरे के ऊपर सिर्फ फार रेड लाइट डाली, और तीसरे के ऊपर रेड प्लस फार रेड दोनों भी लाइट डाली। ठीक है। और फिर इनके रेट ऑफ सिंथेसिस को कंपेयर किया गया। इनका रेट ऑफ सिंथेसिस कंपेयर किया गया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब सिर्फ रेड लाइट दी गई तो फोटोसिंथेसिस का रेट कितना आया? ओनली रेड लाइट देने के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट इतना आया। जब फारलेट लाइट दी गई तो फोटोसिंथेसिस का रेट कितना आया, मतलब कि उससे भी कम।
और जब रेड प्लस फार रेड दोनों भी दी गई तो फोटोसिंथेसिस का रेट इतना आया along with some extra, and this is nothing but enhancement. ठीक है, इतना एक्स्ट्रा आया, एक्सपेक्टेशन से इतना एक्स्ट्रा आया। तो एक्सपेक्टेड तो इतना ही था यहां तक, लेकिन उससे ज्यादा मिला। तो इसका मतलब यह है कि फोटो सिस्टम 1 और 2 इंडिविजुअली भी काम करते हैं और साथ में मिलके भी काम करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये आया, देयर आर टू फोटो सिस्टम्स involved in photosynthesis, involved in photosynthesis. Clear? Then let us talk about red shift. रेड शिफ्ट किसको कहेंगे? जब हम प्लांट को लाइट देते हैं तो लाइट ट्रैवल करते करते रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि हमने अगर ब्लू लाइट दी तो ब्लू लाइट ट्रैवल करते करते रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे हम वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगी। आपको याद आता होगा हमने विबग्योर देखा था, राइट? विबग्योर। तो अगर हमने ब्लू कलर की लाइट दी प्लांट को तो वो लाइट जैसे जैसे ट्रैवल करेगी वैसे वैसे कौन से लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी? रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते थे कि प्लांट अब्सॉर्ब करता है ब्लू लाइट लेकिन एक्शन देता है रेड लाइट में। मतलब कि रेड लाइट की वेवलेंथ में वह एक्शन देता है लेकिन अब्सॉर्ब करता है ब्लू लाइट, ब्लू कलर वाली वेवलेंथ या ब्लू लाइट वाली वेवलेंथ। So red shift is a process in which light is shifted towards red part of spectrum during traveling. तो जैसे जैसे लाइट ट्रैवल करती है वैसे वैसे वह रेड लाइट में कन्वर्ट होती है। ये एक नॉन रेडिएटिव प्रोटेक्ट प्रोसेस है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब लाइट ट्रैवल करेगी तो रेडिएशन इमिट करती है। इट इज अ नॉन रेडिएटिव प्रोसेस एंड ऑल्सो नोन एज फनेलिंग ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? फनेलिंग ऑफ एक्साइटेशन, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन।